हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 7 जून के करंट अफेयर। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मई माह के संपूर्ण करंट अफेयर की ई बुक चैनल पर उपलब्ध है। इसे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। और इस ई बुक में यानी कि PDF बुक में आपको सारा करंट अफेयर 1 मई से लेकर 31 मई तक का बहुत ही शानदार तरीके से प्रोवाइड करवाया गया है। और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल पेजेस की संख्या इसमें 175 है और यह एक संपूर्ण मासिक करंट अफेयर ई बुक है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रश्न पूछा गया था कि 18 मई 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? और इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग की है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के नाम भी मुझे याद हो गए हैं। अगर आप कहें तो मैं नाम ले भी सकता हूँ, लेकिन अब आपसे यही कहना है कि जो नए लोग हैं वो लोग भी आंसर राइटिंग करें, और जो पुराने लोग लिख रहे हैं बहुत ही शानदार लिख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रयास करते रहें। तो आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला। कर्नाटक 2020-21 के लिए परियोजना को लागू करने में अग्रणी रहा है। केंद्र ने जहां कुल मिला के 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तो वहां पर कर्नाटक ने 31 मार्च 2021 तक कुल 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। तो बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं और अब करेंगे डिस्कस स्टडी जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो अभी हाल ही में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। पहला प्रश्न होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर होगा खादर मिट्टी। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जिसका सही आंसर होगा वृक्षनुमा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? और इसका आंसर ये होगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो नाम से ये स्पष्ट है, ऐसे नाम अगर आएँ तो आप थोड़ा सा गेस कर लो कि 95% ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि जो अग्निद्वीप है वो आइसलैंड का एक दूसरा नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? एक झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और इसका नाम है विक्टोरिया झील। वेरी इंपॉर्टेंट। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो दोस्तों याद रखना, जो 38वीं समांतर सीमा रेखा है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। मैनीगाटा रेखा क्या है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही जवाब होगा फ्रांस और जर्मनी की डिवाइडिंग लाइन जो है उसको कहा जाता है मैनीगाटा रेखा। और विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किससे? तो याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है लेक सुपीरियर। ठीक है। तो ये हो गए आज के 10 प्रश्न। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर को करते हैं डिस्कस। 3 साल के बच्चों को कोविड-19 टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, चीन और कनाडा। सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों कि चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 3 साल से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कोविड-19 टीके को देना सुरक्षित माना है। तो आपको भी बता दें कि 3 साल से 17 साल की उम्र वालों के लिए सिनोवैक बायोटेक के टीके को आपातकालीन मंजूरी चाइना ने दे दी है। इसके पहले अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और हांगकांग में 12 से 16 वर्ष की उम्र के किशोरों को ही टीका दिया जा रहा है। तो अभी अन्य देशों में 12 साल से शुरुआत हो रही है। चीन पहला देश बना है जो कि 3 साल के बच्चों को भी टीका देने की बात कर रहा है। याद रखिएगा, सिनोवैक बायोटेक जो है इसके जो CEO हैं वो इन वेइदोंग हैं। क्या नाम है? इन वेइदोंग। अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में G7 नेताओं की सालाना शिखर बैठक से पहले
वित्त मंत्रियों की बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसमें फेसबुक, गूगल, अमेजन आदि हैं, तो इनमें जो है कितने प्रतिशत तक टैक्स लगाने पर सहमति बनी है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि G7 के नेताओं की जो सालाना शिखर बैठक होनी है, तो उसके पहले जो G7 के वित्त मंत्री हैं उनकी एक बैठक लंदन में हुई है, जिसमें उन्होंने निर्णय ये लिया है कि जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं लाइक एज फेसबुक, गूगल, अमेजन वगैरह, इन पर 15% तक का टैक्स लगाया जाना चाहिए। और आपको पता है कि G7 की जो सालाना शिखर बैठक है वो 11 से 13 जून तक कार्बिस बे कार्निवाल ब्रिटेन में होगी। होस्ट है ब्रिटेन। G7 के 7 देशों जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान शामिल हैं के बीच ये समझौता हो गया है, तो निश्चित रूप से इसका दबाव अन्य जो संगठन है लाइक G20 जो कंट्रीज़ हैं उस पर भी पड़ेगा। आपको पता है कि G20 जो समूह के देश हैं उनकी जो बैठक होनी है वो अगले महीने होने वाली है। तो G7 या ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 सबसे बड़ी IMF के द्वारा बताई गई विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में 6 विकसित देशों के द्वारा, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। NGT का महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? NGT आप समझ रहे होंगे, NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका जो महापंजीयक है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं विद्या प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों याद रखना, विद्या प्रकाश जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी हैं और अभी हाल ही में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके जो महापंजीयक थे आशु गर्ग जी की, इनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यह पद रिक्त था। अब उस पद पर विद्या प्रकाश जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 29 मई 2021 से इनकी नियुक्ति को मान्य किया गया है और यह नियुक्ति 1 वर्ष लिए की गई है। NGT की स्थापना कब हुई थी? ये 18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण व वन संरक्षण समेत अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण कानून 2010 के तहत की गई थी। और NGT का मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये कब मनाया गया? ये अभी हाल ही में मनाया गया था। और कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस को 6 जून को मनाया गया। रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर रूसी भाषा दिवस को मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ अन्य भाषाओं के दिवस भी घोषित किए गए हैं। अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को और फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे कब मनाया जाता है? पूरी दुनिया में मछलियों के अवैध शिकार यानी कि फिशिंग को रोकने के लिए यह दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली ये प्रश्न है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिवर्ष 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अस्थायी मत्स्य पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताव में 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है? एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा डेनमार्क में। बात डेनमार्क की हो रही है तो इसे विश्व की गौशाला भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में डेनमार्क दुनिया में पहला स्थान रखता है। और ये जो द्वीप बनाया जाएगा इसका जो क्षेत्रफल होगा यह 1 वर्ग मील होगा और इसे जो है रिंग रोड, सुरंगों और मेट्रो लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 35,000 लोगों को बसाया भी जाएगा। यह कोपेनहेगन बंदरगाह को बचाने में सहायक होगा। आप जानते हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों लंबे समय से बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वर्तमान समय में ये अपना बहुमत खो चुके हैं और इनकी जगह पर नेफ्टली बेनेट को इजराइल का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। तो पहले यमना पार्टी के प्रमुख नेता नेफ्टाली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 साल के बाद उनकी जगह लेंगे, इनका नाम है एयर लेपिड। ठीक है, एयर लेपिड जो है बन जाएंगे। तो 2 साल के लिए बनाए गए हैं नेफ्टाली बेनेट। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक जेट यात्रा सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है, यानी कि अमेरिका ने यह घोषणा की है।
तो अमेरिका की एविएशन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस और बूम सुपरसोनिक कंपनी के बीच एयरक्राफ्ट समझौते पर यानी कि एयरक्राफ्ट खरीदने पर एक समझौता भी हुआ है। हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको ISS भी कहते हैं आप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसमें जो है रॉसकोमोस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा USA, जाक्सा जापान, तो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली ये जो ISS का जो प्रोजेक्ट है इसमें 5 जो है स्पेस एजेंसीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसमें रोस्कामोस रहेगा रूस, नासा अमेरिका, जाक्सा जापान, ESU यानी कि यूरोप का, और CSA यानी कि कनाडा का जो स्पेस स्टेशन है वो इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में समाचारों में रहा एस्परगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है? एस्परगिलोसिस, तो फ्रेंड्स जो एस्परगिलोसिस शब्द है यह कवकती संक्रमण से जुड़ा हुआ एक शब्द है और वर्तमान समय में कोविड-19 के अलावा बहुत सारी बीमारियां, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अब एस्परगिलोसिस भी सर उठा रहे हैं। तो एस्परगिलोसिस एक कवक संक्रमण से होने वाली एलर्जी की प्रक्रिया है। यह बहुत खतरनाक नहीं है लेकिन खतरनाक हो भी सकती है। तो एस्परगिलोसिस के कई मामले भारत के कई शहरों में हाल ही में दर्ज किए गए हैं। और मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर किसने ली है? ये प्रश्न है जिसका सही जवाब क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन C, क्यूरोसिटी रोवर। क्यूरोसिटी रोवर जिसे नासा ने भेजा था लाल ग्रह पर, कब भेजा था? 2012 में भेजा था और ये अभी तक वहाँ पर काम कर रहा है। तो क्यूरोसिटी रोवर को 6 अगस्त 2012 में गेल क्रेटर में लॉन्च किया गया था। इसे लाल ग्रह यानी कि मंगल की जलवायु और भू विज्ञान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। हाल ही में खबरों में रहा डी वोटर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी वोटर कौन है? तो दोस्तों एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध होती है उसे डी वोटर की संज्ञा असम में दी जाती है। और डी वोटर जो होते हैं उनको मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। जो ID होती है उसे जारी नहीं किया जाता है, वोटर ID। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी हैं और असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्विज नंबर 7 की। तो आज का प्रश्न होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जान रहे हैं कि इसका जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है ये प्रतिवर्ष 5 जून को होता है। इस साल की जो थीम रही है वो क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब आपको ये बताना है कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस को होस्ट कौन कर रहा है, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है। आपके ऑप्शन है ये भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो आपके आंसर के में रहेगी प्रतीक्षा। और मई माह का जो करंट अफेयर है उसकी PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। हम मिलेंगे शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।